वेलकम टू द चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री। सो गाइस, आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। श्रोडिंगर, जिसने क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन किया था, 1926 में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उसमें उसने जस्ट बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव लाइक नेचर हमें बताया हुआ था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 पेजेस पे ऑलमोस्ट आती है। तो जब हमने इस पर ज़रा सर्च की तो ये पता चला कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ना तो ये ड्राइव हुई हुई है ना ये प्रूव हुई हुई है। तो इसका हमें क्या बेनिफिट होता है कि इसके जो क्वांटम नंबर्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी इसको हमने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज किया है टू स्टडी, टू डिस्कस क्वांटम थ्योरी। अब बात आती है कि क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ है। देखिए, क्वांटम थ्योरी जैसे क्लासिकल थ्योरी होती है, इसी तरह एक क्वांटम थ्योरी है। जो ये क्वांटम थ्योरी है, इसकी स्पेशल बात ये है कि इसका अगर पॉस्टुलेट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ये मानते ही नहीं है कि ये राइट है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ चेक करते हैं तो जो क्वांटम थ्योरी है ये हमें एक्सपेरिमेंटली सारे आंसर्स राइट करके देती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो क्लासिकल थ्योरी है ये सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, और जो उसका मैथमेटिकल प्रूफ है ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर आता है। सो 1900 में जो एक साइंटिस्ट था नेम मैक्स प्लैंक्स, इसने 1900 में एक थ्योरी दी थी, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। उसे कहा था कि ये जो लाइट एमिट होती है या जो लाइट रेडिएट करती है ये कंटिन्यूसली नहीं करती, ये डिसकंटिन्यूसली करती है। तो अगर हम ये बात देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे, अगर हम ये कहते हैं कि जो सन से लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, तो ये अगर डिसकंटिन्यूस है तो इस लाइट को ब्लिंक होना चाहिए, कभी आना चाहिए कभी जाना चाहिए, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं क्वांटम थ्योरी को तो हम लोग इसको नहीं मानते, लेकिन जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देते हैं तो ये वैल्यूज को एक्यूरेट प्रूफ करता है। तो वहां से फिर हमें मानना पड़ता है कि क्वांटम थ्योरी का वो पॉस्टुलेट एक्यूरेट है। इसी तरह की बात हुई थी 1900 में। अब जो थ्योरी मैक्स प्लैंक्स ने दी थी, ये थ्योरी उस टाइम न्यूटन की थ्योरी के बिल्कुल अपोज थी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थ्योरी थी। सो 5 साल तक इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत ध्यान से आपने बात सुनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इसमें। देन जर्मनी जो था एट दैट टाइम, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, उससे बहुत स्टेबल था नॉलेज के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वॉर के अकॉर्डिंग, मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टेबल था। और जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। तो आइंस्टाइन जो था ना एक साइंटिस्ट, अब आइंस्टाइन की आप लक चेक करें कि उसकी कितनी अच्छी लक थी। आइंस्टाइन उन्हीं दिनों ना जर्मनी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एज अ क्लर्क नॉमिनेट हुआ था। अब आइंस्टाइन को स्टडीज का भी बहुत शौक था, तो आइंस्टाइन जब फ्री टाइम होता था तो उसमें जो रिसर्च पेपर्स आते थे, दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स उस लाइब्रेरी में आया करते थे। तो जो आइंस्टाइन था वो उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ा करता था और जो बुक्स होती थी उनको भी स्टडी करता था। अनफॉर्चुनेटली जो प्लैंक्स की थ्योरी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जिसमें उसने यही बताया हुआ था कि जो लाइट होती है ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू एमिट या रेडिएट होती है, तो ये थ्योरी जो थी ये आइंस्टाइन के सामने आ गई। अब आइंस्टाइन ने उसको स्टडी किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई किया, और 1905 में आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव किया था। जब ये प्रूव हो गया तो आइंस्टाइन को इस बात पे नोबेल प्राइज मिला था कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया है। जबकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हो गया तो इसका मतलब जो थ्योरी प्लैंक्स ने दी थी क्वांटम थ्योरी, इसका मतलब वो भी एक्यूरेट थी। तो जो प्लैंक्स था उसको इस बेस पे नोबेल प्राइज मिला था कि इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर एक्यूरेट थ्योरी दी थी। इसी तरह थोड़ा सा टाइम और गुजरा, 1913 में जो बोहर है, जिसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ते हैं, जो बोहर साइंटिस्ट था इसने भी क्वांटम थ्योरी को यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटरमाइन किया था। और इसके साथ साथ जो मेन एडवांटेज था इसके साथ, वो ओरिजिन और स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो भी बोहर ने क्वांटम थ्योरी की बेस पे ड्राइव की थी। थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो ऐसा ऐसा जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। अब 1922 में जाकर
कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जिसने कॉम्पटन इफेक्ट में यही क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को पुट किया और उसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ से जो क्वांटम थ्योरी की इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। इसी तरह 1926 में श्रोडिंगर जो एक साइंटिस्ट था, इसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वेव टाइप नेचर होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी ये बोहर एटॉमिक थ्योरी से थोड़ी सी चेंज थी, इन अ सेंस कि जो बोहर एटॉमिक थ्योरी थी उसका एक पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, जबकि श्रोडिंगर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन। तो श्रोडिंगर ने हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बताई थी कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से जो 4 क्वांटम नंबर्स ड्राइव हुए थे, अब हम जरा उनकी बात करने जा रहे हैं कि वो क्या है। अब ये जो चारों क्वांटम नंबर्स है ना, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर है, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है ये हमें एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटाल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बिहेवियर है वो बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये इससे पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम नंबर से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, स्मॉल n। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल और डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि जो ऑर्बिटल है उसका साइज कितना है। ये सब डिपेंड करता है n की इस वैल्यू के ऊपर। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग, जब n की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब जब शेल 1 होता है तो दैट शेल इज कॉल्ड k शेल। जब n इज इक्वल टू 2 होता है तो सेकंड शेल होता है l शेल। जब n इज इक्वल टू 3 होता है दैट इज m शेल। एंड व्हेन n इज इक्वल टू 4 देयर इज n शेल। तो ये n की वैल्यू से हमें पता चलता है कि साइज ऑफ ऑर्बिट कितना है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी n की उतना साइज ऑर्बिट का बड़ा होगा और जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस है वो भी उतना ज्यादा होता जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो n का नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, उसके अंदर जो सब शेल्स होंगे ना वो भी उसी नंबर के होंगे जितना n का नंबर होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट इज k शेल। k शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, दैट इज s सब शेल। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n का नंबर 2 होता है दैट इज l शेल और इसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं एंड दीज आर s एंड p। जब n इज इक्वल टू 3 है तो इसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, these सब शेल्स आर s p एंड d। और जब n का नंबर 4 होता है तो इसके अंदर 4 सब शेल्स होते हैं, दैट आर s p d एंड f। अब जरा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जो s सब शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो p सब शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो d सब शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंड जो f सब शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में नहीं आ सकते। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट क्वांटम नंबर था हमारे पास, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस साइज ऑफ ऑर्बिट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिट। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम जरा बात करते हैं एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, नाउ एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। और एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
एक तो हमें ये जो n+l रूल में थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, उसके थ्रू हमें एनर्जी बताता है कि जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है। सेकेंडली हमें एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। बेसिक जो हमें बताता है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, लेकिन जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर्स को ऐड करते हैं तो इससे हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का पता चलता है। सो जो L वैल्यू होती है ये हमेशा n की वैल्यू से 1 लेस होती है। एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में जो रिलेशनशिप है दैट इज L इज इक्वल टू n-1। अब हम देखते हैं कि n वैल्यूज के लिए फॉर एग्जांपल लाइक जैसे ये 1 2 3 4 n की क्या वैल्यू आती है। सो अगर हम कहते हैं कि व्हेन k shell फॉर k shell व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू 1 आता है तो हमें पता है कि k shell में सिर्फ एक ही सब शेल आता है दैट इज s। तो l के लिए वैल्यू क्या आएगी, l इज इक्वल टू n-1, 1 minus 1 is equal to 0। इसका मतलब कि जब n 1 होगा तो एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 minus 1 0 आ जाएगी। और ये क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए है बिकॉज n is equal to 1 और फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आता है, दैट्स व्हाई जो s ऑर्बिटल उसके लिए l या एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। MDCAT, ECAT, NUMS ये सब में ऑलमोस्ट इससे एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अब नेक्स्ट है जब n इज इक्वल टू 2 होता है, दिस इज फॉर L शेल। अब जब L शेल होता है तो इसके अंदर दो सब शेल्स होते हैं, वन इज S एंड द अदर इज P। तो हम L की वैल्यूज जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब n इज इक्वल टू 2 है ना तो यहां पर L की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 आ जाएगी फॉर s ऑर्बिटल और p के लिए हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो हम जब इसको पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 minus 1 तो यहां पर आंसर आता है 1। और ये p सब शेल के लिए, क्योंकि s सब शेल के लिए हमने देखा था कि एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। सो इसी तरह जब हम n इज इक्वल टू 3 आएगा फॉर m शेल, इसके लिए एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आएंगी दैट आर 0 फॉर s ऑर्बिटल, 1 फॉर p ऑर्बिटल एंड 2 फॉर d ऑर्बिटल। तो इस तरह से इसकी 3 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। नाउ जब n की वैल्यू 4 आएगी फॉर n शेल, तो इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की भी 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि देखें जब n की वैल्यू 4 है ना तो इसमें 4 सब शेल्स आएंगे, s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। तो सबके लिए सेपरेट वैल्यूज काउंट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि अगर n की वैल्यू 4 है तो एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, और वहां पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो 3 लगाते हैं, क्योंकि n-1 के थ्रू वहां से वो चेक करते हैं तो उसकी 3 वैल्यू आती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द एग्जामिनर जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आएंगी, और अगर n की वैल्यू 4 है तो एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 4 ही आएंगी, लेकिन वो कौन कौन सी आएंगी, 0 1 2 और 3, ये 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जो n की वैल्यू है उससे हमेशा एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होती है, 1 कम होती है। सो जब n शेल होगा तो इसके लिए 4 वैल्यूज आएंगी, 0 फॉर s शेल, s सब शेल, 1 फॉर p सब शेल, 2 फॉर d सब शेल एंड 3 फॉर f सब शेल। तो यहां से हमें पता चलता है कि एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू n से कैसे रिलेट करती है, और ये हमें शेप बताती है। और इसी से हमें पता चला है कि जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल है दैट इज डंबल लाइक शेप, इसी तरह d और f ऑर्बिटल। सो अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जब प्लेस करते हैं ना ऑर्बिटल्स में, तो हम लोग उनको किस तरह से प्लेस करते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है ये उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिनकी एनर्जी लो होगी। तो हमें कैसे पता चलता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, ये हम लोगों को पता चलता है n+l रूल के अकॉर्डिंग। n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है। चलिए मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d and 4f 5s
5p 5d। अब देखिए ये तो एक सिंपल सा रूल है कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s में, देन 2s में, देन 2p और 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 3p और देन 4s में। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में, देन 4p में और देन 5s में। तो हम लोग वैसे ऑब्वियसली बात है कि 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि 4s की और 3d की जब हम एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4s की जो एनर्जी है ये 3d से कम होती है, और ये हमें n+l रूल से पता चलता है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू इसमें क्या है 4 प्लस l की वैल्यू s सब शेल के लिए होती है 0। अभी हमने रिसेंटली ऐसे म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू पढ़ी है, तो जो इसका टोटल आंसर आता है दिस इज 4। अब यहाँ पर देखते हैं जो 3 है ये n की वैल्यू है, और जो d है इसके लिए ऐसे म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, इसका आंसर आता है 5। तो दैट्स व्हाई 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है बिकॉज इसकी एनर्जी लो होती है, और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर हम इसी तरह कंपेयर करें मजीद ऑर्बिटल्स को, फॉर एग्जांपल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 6s और 5p को। अब यहाँ पर जो है n की वैल्यू 6 है, एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो ये आंसर आता है 6। और यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू 5, एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। अब दोनों का आंसर 6 आ रहा है, तो इस सिचुएशन में पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n का जो नंबर है वो कम होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर 5p में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और देन 6s में इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस तरह से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी फाइंड कर लेते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो वो हमें n+l रूल से आइडिया होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बेसिकली क्या चीज बताता है? ये हमें बताता है कि जो सब शेल्स होते हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो सब शेल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ओरिएंटेशंस या कितनी जो डायरेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एस सब शेल, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल का मींस कि वो सर्कल की फॉर्म में होता है, और जो एस सब शेल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। अब हमें पता कैसे चलता है? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, जो m की वैल्यू होती है ये प्लस माइनस l के इक्वल होती है, मींस कि एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर से लिंक होती है ये वैल्यू। अब हमें पता है कि जो l की वैल्यू है s सब शेल के लिए दैट इज 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी s सब शेल के लिए 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज आती हैं ये हमें बताती हैं कि वो सब शेल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है, कितनी डायरेक्शन शो करता है। जितना यहाँ पे नंबर आता है उतनी डायरेक्शंस उस सब शेल की होती हैं। फॉर एग्जांपल एस सब शेल दैट इज स्फेरिकल इन नेचर, मींस के सर्कल की फॉर्म में, तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। अब हम बात करते हैं फॉर पी सब शेल। देखिए पी सब शेल के लिए जो ऐसी म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है दैट इज 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब कितनी वैल्यूज आ जाएंगी -1, 0 एंड +1। तो जो पी सब शेल है इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज 3। तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो पी सब शेल है ये आगे ब्रेक हो जाता है कि इसमें px, py and pz। in other words we can say that कि जो p ऑर्बिटल है ये डबल शेप का क्यों होता है? एक्चुअली इसमें ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये सब ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है तो जो p सब शेल है ये डबल शेप का इसलिए हो जाता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से आती है तो ये यहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से आती है तो ये यहां से भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है।
सो ये वाली जो स्फेरिकल जो इसकी शेप होती है वो डिफ्लेक्शन की वजह से ये इनसाइड बाउंड हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो इसकी शेप है पी ऑर्बिटल की ये डंबल शेप टाइप हो जाती है। और इसी तरह की जो इसकी डायरेक्शन है ये 3 डायरेक्शंस में आती है, ये एक y, इसी तरह एक z और इसी तरह एक x। और हमें पता है कि ये जितना x एक्सिस पॉजिटिव साइड पे है उतना ही ये नेगेटिव साइड पे होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये दोनों साइड्स पे आती है, पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो n मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है p सबशेल के लिए इसकी वैल्यू 3 आती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो p सबशेल है मजीद इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट आर px py एंड pz। जो वर्ड डीजेनरेट है ये हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिकल के अंदर साइज शेप ये सब चीजें सेम आ जाती हैं। तो अभी जो px py pz ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों की शेप सेम है, तीनों का साइज सेम है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं फॉर डी सबशेल। तो अगर हम डी सबशेल की बात करें तो एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है डी सबशेल के लिए दैट इज 2। तो जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं प्लस माइनस एल, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ जाता है। और अगर हम इसको चेक करें तो इसमें -2 -1 0 1 एंड 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डी सबशेल है ये मैग्नेटिक फील्ड में 5 ओरिएंटेशंस प्रोवाइड करता है। मींस कि जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाता है तो डी सबशेल के लिए 5 डायरेक्शंस आती हैं। इसीलिए जो डी सबशेल है इसको अगर हम मजीद डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में चेंज करते हैं तो हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर dxy, dyz, dzx and dx square minus y square and dz square। तो जो डी सबशेल है इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि ये 5 ओरिएंटेशन में 5 तरह से डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करें तो उनमें जो बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसकी जो रीजन है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो इस तरह वो एक दूसरे के इफेक्ट को रिपेल करते हैं और जो है ना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इस वे में देखेंगे कि दोनों का जो एरो हेड है ये अबव होगा या दोनों का एरो हेड डाउन होगा, तो ये आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाता है एग्जाम्स में। तो दैट्स व्हाई एक का जो एरो है ये हेड अप साइड और दूसरे का डाउन साइड। तो यहाँ से हमें पता चलता है या इसके लिए हम हाफ एरोज भी यूज करते हैं। तो एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। लास्ट बात जो इसमें रहती थी नोड्स एंड एंटी नोड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो न्यूक्लियस है ना, जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, अब लाइक दिस इज फर्स्ट शेल, ठीक है। तो ये जो मैंने एरिया जिसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा सा मार्क किया है, ठीक है, ये बेसिकली ऑर्बिटल या ये ऐसा एरिया होता है पूरे एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ओके, सो ये जो बीच में अब यहां पर थोड़ा सा और एरिया फ्री होगा और यहां पर एक और ऐसा एरिया होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जिस एरिया को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये होता है एंटी नोड, और ये जो फ्री एरिया है ना बीच में ये वाला, इसको कहते हैं नोड। अच्छा, अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है तो हमें प्रॉपर बताया था कि वेव की किस तरह की मोशन होती है, उसमें नोड्स और एंटी नोड्स को उसने प्रॉपर बताया था 3 डायमेंशन में। लेकिन जब हम यहाँ पर एज अ 1 डायरेक्शन या 1 डायमेंशन इसको यूज करते हैं तो उसमें हम नोड्स और एंटी नोड्स को इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो नोडल एरिया होता है ना,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होती है या मिनिमम होती है। यहाँ पर सिर्फ उस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा सकता है जब इस शेल में से इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां जाएगा, तो जो थोड़ी देर के लिए वहां पर आता है नोडल एरिया में इलेक्ट्रॉन, जस्ट उस वक्त इसको फाइंड करने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। अदरवाइज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। और ये जो एंटी नोड एरिया होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ओके, सो यहाँ से हमें नोड्स, एंटी नोड्स, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्वांटम थ्योरी से पता चलता है। इसीलिए मैंने क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दिया है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मज़ीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।